आज हमारी सीरीज़ का 4th लेक्चर है और आज हम द 3 यूनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से यूनिटी ऑफ एक्शन एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में दी थी और उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में कुछ नहीं बोला था। सबसे पहले चलते हैं 4th सेंचुरी BCE के ग्रीस में, जहाँ एरिस्टोटल अपनी फेमस बुक पोएटिक्स लिख रहे थे। एरिस्टोटल खुद प्लेराइट नहीं थे, वो एक फिलोसोफर थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। उनका काम रूल्स बनाने का तो नहीं था, उनका काम था ग्रीक ट्रेजेडीज़ को ऑब्जर्व करके उनके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना। उन्होंने ईस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडस जैसे ड्रामेटिक्स के प्लेस का स्टडी किया था। और किसी भी सक्सेसफुल ट्रेजेडी में एक कॉमन क्वालिटी होती है, उनमें एक ही एक्शन सेंट्रल एक्शन होता है। इसी ऑब्जर्वेशन को एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बोला था कि ट्रेजेडी का हर सीन, हर डायलॉग और हर इंसिडेंट एक ही सेंट्रल एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई सीन हटा देने से स्टोरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो फिर वो अननेसेसरी है। इसलिए जब एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी की बिगिनिंग, मिडल और एंड नेचुरली कनेक्टेड होने चाहिए आपस में और कंप्लीट भी होने चाहिए, तो वो यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे। ये 3 यूनिटीज़ में से इकलौती ऐसी यूनिटी है जिसे एरिस्टोटल ने क्लियरली डिस्कस किया था। अब यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस कहाँ से आया था? एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में एक जगह पर यह ऑब्जर्व किया कि ग्रीक ट्रेजेडीज आमतौर पर एक दिन के अंदर कंप्लीट होती है। उन्होंने लिखा कि ट्रेजेडी जनरली 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द सन है, इसके अंदर अपनी एक्शन कंप्लीट करती है। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा था कि प्ले राइट के लिए ये कंपल्सरी है। ये एक ऑब्जर्वेशन थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ प्लेस का फॉर्मूला तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था। तो अब देखते हैं ये तीनों कहाँ से आए थे। इसका जवाब हमें रेनेसेंस इटली में मिलता है। मिडिल एज के बाद में जब यूरोप में रेनेसेंस मूवमेंट शुरू हुआ था, तब स्कॉलर्स ने ग्रीक और रोमन क्लासिकल टेक्स्ट को दोबारा पढ़ना शुरू किया था। एरिस्टोटल की पोएटिक्स भी इसी पीरियड में दोबारा सेंटर ऑफ डिस्कशन बनी। इस दौरान एक इटालियन स्कॉलर आए, जियान जॉर्जियो ट्रेसिनो। ट्रेसिनो रेनेसांस के उन पहले स्कॉलर्स में से थे जिन्होंने क्लासिकल ग्रीक प्रिंसिपल्स को रिवाइव करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी ट्रेजेडी सोफोनिज्म लिखी थी, जिसे पहली मॉडर्न क्लासिकल ट्रेजेडी माना जाता है। ट्रेसिनो का मानना था कि ग्रीक ड्रामेटिक्स की आर्टिस्टिक डिसिप्लिन को दोबारा इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने 3 यूनिटीज़ को फाइनल फॉर्म नहीं दी थी, लेकिन क्लासिकल ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स को यूरोप में दोबारा पॉपुलर बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। ट्रेसिनो के बाद में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नाम आता है, लोदोविको कास्टेलवेट्रो। कास्टेलवेट्रो ने 1570 के आसपास एरिस्टोटल की पोएटिक्स पर अपनी कमेंट्री दी थी, लेकिन उन्होंने एरिस्टोटल को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने एरिस्टोटल के साथ साथ अपनी इंटरप्रिटेशंस को भी ऐड किया था। कास्टेलवेट्रो का मानना था कि थिएटर का पर्पस ऑडियंस को बिलीवेबल एक्सपीरियंस देना होता है। अगर प्ले कई सालों तक चलेगा, बार बार सिटीज़ चेंज होंगी, तो एक्शन अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, तो ऑडियंस का इल्यूजन टूट जाएगा उससे। इसी वजह से उन्होंने कहा था आइडियल प्ले में एक ही एक्शन होना चाहिए, एक ही प्लेस होना चाहिए और पूरी स्टोरी लगभग एक ही दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। यहीं से 3 यूनिटीज़ को सिस्टमेटिक फॉर्म मिलना शुरू हुआ था। ये कास्टेलवेट्रो की इंटरप्रिटेशन थी, लेकिन धीरे धीरे यूरोप ने किसी इंटरप्रिटेशन को एरिस्टोटल की ओरिजिनल टीचिंग समझना शुरू कर दिया। अब चलते 17वीं सेंचुरी के फ्रांस में क्लासिकल मूवमेंट अपने पीक पर था। यहाँ लिटरेचर में डिसिप्लिन, ऑर्डर और बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसी एनवायरनमेंट में पियर कॉर्ने और जीन रेसाइन जैसे ड्रामेटिक्स ने ट्रेजेडीज लिखी। पियर कॉर्ने खुद भी एक 3 यूनिटीज़ के सपोर्टर थे, लेकिन प्रैक्टिकल राइटिंग के दौरान कभी कभी उन्हें इन रूल्स को फॉलो करना डिफ़िकल्ट लगता था। उनकी फेमस ट्रेजेडी लेसिड पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स को लगा कि उसने क्लासिकल रूल्स को परफेक्टली फॉलो नहीं किया। इस कंट्रोवर्सी को क्वेरल ऑफ लेसिड के नाम से भी याद किया जाता है। फ्रेंच लिटरेरी सर्कल्स में डिबेट इतनी बढ़ गई थी कि फ्रेंच एकेडमी को भी इंटरवीन करना पड़ा था। इसी पीरियड में एक और क्रिटिक आए, निकोलास बॉयलू। निकोलास की बुक एलार्ड पोएटिक्स 1674 फ्रेंच न्यू क्लासिसिज्म का मैनिफेस्टो मानी जाती है। निकोलास ने एरिस्टोटल और हॉरेक दोनों से इंस्पिरेशन लेकर क्लासिकल रूल्स को स्टैंडर्ड बना दिया था।
उन्होंने बैलेंस, ऑर्डर, डेकोरम और थ्री यूनिटीज़ को आइडियल ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स के रूप में एस्टैब्लिश किया था। अब यूरोप के बहुत से प्लेराइट्स ये समझने लग गए थे कि ग्रेट ड्रामा लिखने के लिए थ्री यूनिटीज़ का स्ट्रिक्ट फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन हर कोई इस बात से अग्री नहीं करता था। इंग्लैंड में शेक्सपियर ने प्रैक्टिकली इन रूल्स को इग्नोर कर दिया। हैमलेट एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होती है। किंग्स लियर कई लोकेशन में ट्रेवल करती है। द विंटर्स टेल तो 16 साल का 16 साल का जंप भी दिखाती है। अगर शेक्सपियर फ्रेंच अकेडमी के सामने अपने प्लेस ले जाते तो शायद उन्हें क्लासिकल रूल्स तोड़ने के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता, लेकिन 18th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर के सपोर्ट में खड़े हुए। जॉनसन ने अपनी फेमस प्रीफेस टू शेक्सपियर में लिखा कि ऑडियंस थिएटर देखते वक्त इमेजिनेशन का यूज़ करती है। अगर ऑडियंस एक एक्टर को किंग मान सकती है तो वो ये भी एक्सेप्ट कर सकती है कि स्टेज पर लोकेशन और टाइम चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि थ्री यूनिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन है। टाइम और प्लेस की स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ड्रामा की एरिस्टिक फ्रीडम को अननेसेसरीली रेस्ट्रिक्ट करती है। अब 19th सेंचुरी में रोमांटिक मूवमेंट आता है। रोमांटिक्स को नियो क्लासिकल रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं था। यहीं पर एंट्री होती है विक्टर ह्यूगो की। 1827 में विक्टर ह्यूगो ने अपनी फेमस ड्रामा क्रोमवेल के लिए एक लॉन्ग प्रीफेस लिखा था। ये प्रीफेस टू क्रोमवेल रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो माना जाता है। विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि लाइफ खुद कभी थ्री यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करती है। ह्यूमन लाइफ में भी कॉमेडी होती है, ट्रेजेडी भी होती है, टाइम भी चेंज होता है, प्लेसेस भी चेंज होती है। अगर लिटरेचर को लाइफ का मिरर बनाना है तो उसे अननेसेसरी रूल्स में बांधना गलत है। उन्होंने नियो क्लासिकल रिजिडिटी का स्ट्रांगली ओपोज किया था और क्रिएटिव फ्रीडम को सपोर्ट किया था। इसी डिबेट के बाद यूरोपियन ड्रामा धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल से बाहर निकलने लग गया था। आज मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जनरल व्यू यही है कि एरिस्टोटल को द थ्री यूनिटीज़ के क्रिएटर के रूप में प्रेजेंट करना हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं होता है। स्कॉलर जनरली मानते हैं कि एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन किया। टाइम सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी थी टाइम के बारे में, और यूनिटी ऑफ प्लेस लेटर क्रिटिक्स स्पेशली कास्टेलवेट्रो और फ्रेंच नियो क्लासिसिस्ट ने की इंटरप्रिटेशन थी, उन्होंने डेवलप किया था इसे। इसलिए जब भी थ्री यूनिटीज़ को पढ़ो ना तो सिर्फ डेफिनेशन मत पढ़ा करो, उसके पीछे की सारी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को समझो, क्योंकि लिटरेचर में जितनी भी थ्योरीज होती है वो कभी भी एक दिन में पैदा नहीं होती है। वो सदियों तक चलने वाली डिस्कशन होती है, इंटरप्रिटेशंस होती है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।